My name is Agha Shariar Khan, and I am CSS 2019 qualifier. The topic for today's session is the critical analysis of 18th Amendment. Now the question is, why did I choose this topic for today's session? So, इसके बारे में एक चीज बोली जाती है कि there is never a dull moment in the political corridors of Pakistan. So in the contemporary scenario, there is a debate going on whether to revoke 18th Amendment or not. There is particularly two school of thoughts. अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से एनालाइज करें, तो there is clearly two school of thought. And the opinion of one school of thought is the 18th Amendment created so many problems and challenges for the center, चाहे वो macroeconomic instability हो, fiscal crisis हो, rationalization of the policies हो, uniformity of the policies हो, implementation of the policies हो, चाहे वो COVID-19 के सिनेरियो के अंदर आप देखें सेंटर वर्सेस प्रोविंसेस के दरमियान जो एक स्ट्राइफ है वो हो. So this school of thought is of the opinion that this is all about 18th Amendment. ये 18th Amendment की वजह से है ये तमाम सारी प्रॉब्लम, and it's better to revoke 18th Amendment. Now, अगर आप सेकंड स्कूल ऑफ थॉट को देखें जो कि खास तौर पे स्मॉलर प्रोविंसेस का है या पार्टिकुलरली द प्रोविंस ऑफ सिंध का ओपिनियन है, दे आर ऑफ द व्यू कि 18th Amendment is something which strengthened the Federation of Pakistan, which revived the true structure of the Federation of Pakistan, which strengthened the democratic structure, frameworks, norms of the country like Pakistan, and which reduced the footprint of non-democratic forces in the political corridors of Pakistan. So ये एक debate going on है currently. Many CSS aspirants ask me कि सर आप काइंडली कोई अच्छा मटेरियल शेयर कर दें 18th अमेंडमेंट के ऊपर, आप कोई रिसर्च पेपर शेयर कर दें, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम किस स्कूल ऑफ थॉट को सजेस्ट करें. फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे में सवाल आ जाता है कि 18th अमेंडमेंट इज इट अ ग्लू और सॉल्वेंट फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करना चाहिए. या करंट अफेयर्स में आ जाता है या पाकिस्तान अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो वी आर कंफ्यूज. Then I realized it is better to conduct a whole online session on 18th Amendment, जिसमें इस डिबेट पे हम इस डिबेट पे क्रिटिकल एनालिसिस करें एंड हम कोशिश करें कि एक कंक्लूजन ड्रॉ करें और उस कंक्लूजन को रैशनल आर्गुमेंट्स के साथ, प्रेगमेटिक आर्गुमेंट्स के साथ सब्सटेंशिएट करें. बट उस कंक्लूजन से पहुंचने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बताया जाए कि व्हाट इज 18th अमेंडमेंट ऑल अबाउट, how was it passed, what are its salient features, what are its positive points, what are its negative points, should we revoke 18th Amendment or not? If yes, then what will be its ramifications, consequences on the Federation of Pakistan? और अगर हम रिवोक नहीं करते तो फिर क्या रेमिफिकेशंस आएंगी और फिर वे फॉरवर्ड क्या है, रेमिडीज क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, किस तरह ये जो करंट स्ट्राइफ है इसको सॉल्व किया जाए. तो ये आज का सेशन है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 2 आवर्स डिबेट करेंगे कि 18th अमेंडमेंट बेसिकली है क्या, और फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन फॉर्मली, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यू कैन डिसएग्री विद माय कंक्लूजन. आप मेरे कंक्लूजन से डिसएग्री कर सकते हैं, आप मेरे व्यू पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं, बट आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को अगर आप सपोर्ट करें तो काइंडली रैशनल आर्गुमेंट जरूर यूज करिएगा, जो कि हम आज के सेशन में इंशाल्लाह करेंगे. और मैं अभी आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगा और उसमें हम इंशाल्लाह सेशन करेंगे. इस सेशन के एंड में जो है वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, और उसके लिए जानने के लिए आप लोगों को एंड सेशन तक रहना चाहिए. अगेन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, कुछ एक डेफिनेशन आपको बताना बहुत जरूरी है, फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि बार बार इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी. फेडरेशन, फेडरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन, ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगी, तो इट इज बेटर कि उसको स्टार्ट में ही समझ लें. फेडरेशन की डेफिनेशन क्या है? Hamid Khan, in his book Constitutional and Political History of Pakistan, wrote that theoretically, federation is the volunteer creation of the federating units, which are either provinces or states. ये एक volunteer creation होती है provinces की और states की, in which provinces are the real repository of power. Federation structure में जो असल
सेंटर ऑफ पावर है वो प्रोविंसेस होते हैं। एंड इन द फेडरेशन स्ट्रक्चर प्रोविंसेस voluntarily cede some powers like defense, communication, currency, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उनको वो सीट कर देते हैं सेंटर के पास। वो जो है वो वॉलेंटरीली उसको जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं सेंटर को, ताकि एक स्ट्रक्चर मजबूत हो। बट फेडरेशन में रियल पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास होती है। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेडरेशन अकॉर्डिंग टू हामिद खान, दैट it is the voluntary creation of the federating units, and the federating units are the real repository of power, and they cede some powers such as defense, foreign affairs, currency, and others to the center. But unfortunately, this federation structure didn't exist in Pakistan in almost 60 and 65 years of history. ये हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, बट ये आपको डेफिनेशन बताना जरूरी थी। अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, बता दिया मैंने आपको कि ये मैंने टॉपिक क्यों चूज किया। अब हम अपना स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, अपने जो है हम अपने जो स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर करूं। So this is our lecture, critical analysis of 18th amendment. So we are going to find out the answers of these questions in our session. कौन कौन से वो questions हैं जिनके हम इंशाल्लाह इस सेशन में आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। The first question is, what is 18th amendment? Is it glue or solvent for the Federation of Pakistan? कि या पाकिस्तान के फेडरेशन को स्ट्रेंथन कर रही है या वीक कर रही है 18th amendment में। The next question is कि when and how was it passed? 18th amendment किस तरह पास हुई थी? क्या यूनानिमसली अप्रूव हुई थी या यूनानिमसली पास नहीं हुई थी? क्या कोई नेगेटिव वोट्स भी थे या थॉरो डिस्कशन 18th amendment पे हुई नहीं हुई? इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। What are the payoffs, strength of the 18th amendment? How it does 18th amendment strengthen the Federation of Pakistan? इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 18th amendment के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसके पे ऑफ्स क्या हैं। Then what are the deficiencies and the risk involved in 18th amendment? Again, ये second school of thought जिसमें मैंने बताया था, दो school of thought हैं, उनको हम इस points में डिस्कस करेंगे। Then finally, should we revoke 18th amendment? क्या हम 18th amendment को revoke कर दें? Or if not, then what is the way forward and what are the remedies to reform the 18th amendment? और हम आखिरी पॉइंट में ये कोशिश करेंगे कि हम कुछ रेमेडीज भी दें, बिकॉज इट इज इजी टू एक्सेंचुएट द प्रॉब्लम्स एंड द डेफिशिएंसीज एंड इट्स डिफिकल्ट टू गिव द सॉल्यूशन। बट हम जो है वो दोनों काम करेंगे, हम डेफिशिएंसीज को भी एक्सेंचुएट करेंगे और एंड में उसके सॉल्यूशंस भी देंगे, उसका वे फॉरवर्ड भी देंगे। इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है, तो उसके लिए आपको एंड तक सेशन में रहना होगा। सो अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज 18th अमेंडमेंट ऑल अबाउट, और 18th अमेंडमेंट क्या है, किस तरह पास हुई, और जो है वो सो इन 2009 देयर वाज अ कमिटी, parliamentary committee on constitutional reforms was formed in 2009. There was almost 17 parliamentary parties participated in this committee, which was led by the then Speaker of the National Assembly, Senator, उस टाइम पे जो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं थे, बल्कि वो सेनेट के चेयरमैन थे, बेसिकली चेयरमैन ऑफ द सेनेट, स्पीकर रजा रब्बानी। उनके जो है वो सरबराही में एक कमेटी फॉर्म की गई। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, चेयरमैन ऑफ द सेनेट थे, उनकी सरबराही में एक कमेटी फॉर्म की गई जिसको हम पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो उस टाइम की थी, ऑलमोस्ट 17 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। इवन जिस पार्टी का एक मेंबर भी था उसने भी इस कमेटी में पार्टिसिपेट किया। इन 2009 the committee conducted almost 77 meetings, evaluate 986 proposals by incorporating the input from all segments of the society, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो या दूसरे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उन सब का इनपुट लिया और 986 प्रपोजल्स को इवेल्युएट किया गया
इन ऑलमोस्ट 9 to 10 months के अंदर इन 77 मीटिंग्स में। ये बात बताने की वजह यह है आपको कि ये जो रिवोक होने की डिबेट चल रही है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 18th अमेंडमेंट को किस तरह थॉरली डिबेट करके किस तरह जो है वो एक कॉम्प्रहेंसिव वे में पास किया गया है। ये जस्ट हियर एंड देयर पास नहीं हुई, इसके लिए पूरा कंसेंसस बिल्ड किया गया। Then the amendment was unanimously approved by the Parliament on April 8, 2010, and not a single vote cast against the amendment. एक भी सिंगल वोट अमेंडमेंट के अगेंस्ट कास्ट नहीं हुआ। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है ना, कि जब हम आगे चल के ये डिबेट करेंगे कि इसको रिवोक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट में एक भी नेगेटिव वोट कास्ट नहीं हुआ। Then the president signed it on April 19, 2010। ये 2010 है बेसिकली। 2010 में जो है वो प्रेसिडेंट ने इसको साइन करके इसको लॉ की हैसियत दी, और जो है ये अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट द 18th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान? 18th अमेंडमेंट में स्पेशल क्या है जी? 18th अमेंडमेंट में स्पेशल ये बात है कि इट इज द बिगेस्ट अमेंडमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये बिगेस्ट अमेंडमेंट एंड लार्जेस्ट अमेंडमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। ऑल्दो इट्स अ सिंगल अमेंडमेंट, but it is consist of almost 104 changes in the constitution। अगेन ये बात याद रखना पूरे लेक्चर के अंदर, भूलना मत कि ये एक अमेंडमेंट जो है इसके अंदर 104 चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अगर हम रिवोक के ऊपर जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बेसिकली इट वुड ट्रिगर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल इन पाकिस्तान, क्योंकि एक अमेंडमेंट में 104 चेंजेस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं, ऑलमोस्ट एक साल का टाइम लगा के कंसेंसस क्रिएट करके। So it is the biggest and largest amendment in the history of Pakistan. So this is just an introduction of 18th amendment, किस तरह पास हुई, पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया गया, 77 meetings, 986 proposals, this committee took almost a time of 1 year, unanimously approved हुई, एक भी single vote नहीं था, and it is the biggest amendment, it consists of 104 changes in the constitution. Now, the question is how does 18th Amendment strengthen the Federation of Pakistan? What are its positive points? 18th Amendment ने Federation of Pakistan को किस तरह strong किया है, इसके positive points क्या हैं? The first positive point of 18th Amendment is it tries to improve inter-provincial and center-provincial relations. बेसिकली 18th अमेंडमेंट ने इंटर प्रोविंशियल और सेंटर प्रोविंशियल रिलेशंस को इंप्रूव किया एंड इट रिवाइव्स द ट्रू फेडरेशन स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है। किस तरह किया? ठीक है ना, ये कहना बहुत आसान है कि फेडरेशन को मजबूत किया, इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस को इंप्रूव किया, सेंटर प्रोविंशियल को रिलेशंस को इंप्रूव किया, बट किस तरह किया? वो ये पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम वन बाय वन कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए और आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। पहला पॉइंट क्या है जी? किस तरह इंप्रूव किया? इट इंश्योर्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय एबॉलिशिंग कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिवाइव द ट्रू नेचर ऑफ फेडरेशन, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने हर जगह पे आर्टिकल भी मेंशन कर दिए हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस भी आपको मिलता रहे। तो पहला पॉइंट है कि अमेंडमेंट ने अबॉलिश की कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी कि कंकरेंट लिस्ट क्या है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है। और थोड़ी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था एंड 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। ठीक है ना, तो वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है? द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन टू लेजिस्लेट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो तमाम सब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं जिसमें पार्लियामेंट को यानी नेशनल असेंबली को ये पावर होती है कि वो उन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट करे, और सेंटर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उन तमाम सब्जेक्ट्स में अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस्तेमाल करे और उनके ऊपर जो भी फंक्शंस है उसको इंप्लीमेंट कराए।
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है? उसके अंदर वो तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर प्रोविंशियल असेंबली को ये अथॉरिटी होती है, उसको ये पावर होती है कि उन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट करे। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बोथ the provincial assembly and the national assembly of Pakistan have the power to legislate, and both the provincial government and the federal government have the power to use their executive power on these subjects. ठीक है। तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट सिर्फ फेडरल के लिए, सेंटर के लिए होती है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में सिर्फ प्रोविंसेस कर सकते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में बोथ प्रोविंसेस और सेंटर उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं और अपनी एग्जेक्टिव पावर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब 18th अमेंडमेंट को समझने से पहले कि ये एबॉलिश किस तरह की गई कंकरेंट लिस्ट और क्यों की गई, इसका क्या फायदा हुआ, जरा हम देखते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। अगर आप 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो 1966 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फिफ्थ स्केड्यूल था। वहां पर था फिफ्थ स्केड्यूल, और फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर 3 लिस्ट थी। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी। और इसमें बोला गया था कि फेडरल लेजिस्लेचर हैड ओवरराइडिंग पावर्स ओवर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये 3 लिस्ट थी, बट कंकरेंट लिस्ट में अगर प्रोविंशियल असेंबली या प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोई चैलेंज होता है, कोई स्ट्राइक पैदा होती है, या उन दोनों के आपस में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं, तो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल पार्लियामेंट या आपका जो सेंटर है वो सुपरसीड कर देगा प्रोविंशियल अथॉरिटी को। यानी जो सेंटर की बात है वो मानी जाएगी, प्रोविंशियल अथॉरिटी की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी दौरान हमने स्टार्ट में फेडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि फेडरेशन वो होती है जहां पे प्रोविंसेस के पावर रियल पावर होती है, प्रोविंसेस आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पावर। लेकिन अगर आप 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहां पर यह है कि फेडरेशन या फेडरल का जो स्ट्रक्चर है या सेंटर की जो पावर है वो सुपरसीड कर देगी किसको, प्रोविंशियल ओवरराइड कर देगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, अगर यहाँ पे कोई क्लैश पैदा होती है तो। इसी तरह अगर आप 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहां पर था थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल में क्या था कि द सेंट्रल लेजिस्लेचर possess the power to legislate in the national interest on all the subjects even not enumerated in the third schedule. 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने थर्ड स्केड्यूल बनाया। थर्ड स्केड्यूल आपने तमाम सब्जेक्ट्स लिखे जिस पे फेडरल या सेंटर जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है, लेकिन आपने उसके अंदर ये पॉइंट डाल दिया कि जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो हर सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इवन द सब्जेक्ट नॉट इन्यूमरेटेड इन थर्ड स्केड्यूल। चाहे वो थर्ड स्केड्यूल में लिखा हुआ भी ना हो, तब भी सेंटर उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन आप देखें तो यहाँ पर जो फेडरेशन का स्ट्रक्चर है वो इन इट्स ट्रू सेंस इन लॉ एंड स्पिरिट मौजूद नहीं है 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। चले हम 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। आप 73 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें भी वही बात थी जो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में थी कि 3 लिस्ट थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और कंकरेंट लिस्ट थी। बट अगेन कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे जो कि ऑलमोस्ट 47 सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 47 सब्जेक्ट्स में दोनों का पावर था, फेडरल का भी और प्रोविंसेस का भी, कि उसके ऊपर लेजिस्लेट करें। बट जहां पर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे तो फेडरल या सेंटर हैज द ओवरराइडिंग पावर ओवर द प्रोविंसेस, कि सेंटर के पास ये पावर थी कि वो ओवरराइड करे प्रोविंसेस के लेजिस्लेशन को इन द सब्जेक्ट्स इन कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो अगेन 56, 62 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन इन इट्स ट्रू सेंस मौजूद नहीं थी, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा। तो 18th अमेंडमेंट ने क्या किया? 18th अमेंडमेंट बेसिकली रिवाइव द ट्रू फेडरेशन स्ट्रक्चर इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। किस तरह कि उसने कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश ही कर दिया। ठीक है, उसने कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया। उसने बोला कंकरेंट लिस्ट अब कुछ भी नहीं होगा,
अब सिर्फ दो लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, बल्कि दो लिस्ट हैं, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 है और एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 है। कोई प्रोविंशियल लिस्ट नहीं है, कोई कंकरेंट लिस्ट नहीं है, और ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आर द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। 18th अमेंडमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो तमाम सब्जेक्ट जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है, वो तमाम सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, और उनके ऊपर सोल अथॉरिटी, सोल डोमेन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो 18th अमेंडमेंट ने प्रोड्यूस की, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि पार्ट 1 जो है वो 59 सब्जेक्ट्स के ऊपर है, 59 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, एंड अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ओनली सेंटर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, नेशनैलिटी है, करेंसी है, फेडरल एजेंसीज है, न्यूक्लियर एनर्जी है, पोस्टल कम्युनिकेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 भी बनाई गई। अच्छा, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 क्यों बनाई गई? क्योंकि उसके ऊपर अथॉरिटी है ज्वाइंट सेंटर एंड प्रोविंसेस की। यहां पर भी ज्वाइंट सेंटर और प्रोविंसेस की अथॉरिटी है किस पे? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में। बट ये ज्वाइंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में ज्वाइंट पावर तो है, बट यहां पर वो 56, 62 और 73 वाले कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है कि फेडरल जो है वो ओवरराइड कर देगी प्रोविंसेस को, बल्कि यहां पर एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको हम सीसीआई कहते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसको हम इंशाल्लाह आगे वाले अपने लेक्चर में अभी आगे जाके भी पढ़ेंगे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है क्या। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर यूनानिमसली इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फैसला होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मेजर पोर्ट्स हो गए, नेशनल प्लानिंग, नेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस, मिनरल ऑयल्स एंड गैस। अब वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या होता है? वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चार आपके जो है वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, 3 फेडरल मिनिस्टर होते हैं, और वो बैठकर एक यूनानिमस डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि सेंटर जो है ओवरराइड कर सकता है, जी नहीं, यहाँ पर एक यूनानिमस डिसीजन होता है फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 2 में। तो इसको अगर कंक्लूड किया जाए इस आर्गुमेंट को, तो ये बोला जा सकता है कि सिर्फ फेडरल के पास, जो सेंटर के पास 59 सब्जेक्ट हैं इस टाइम के पास, एंड ऑल द रेजिडुअल फंक्शंस आर द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पुलिस हो, लोकल गवर्नमेंट हो, और तमाम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस के पास हैं। तो द प्रोविंसेस आर द बिकम्स द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्ट। और इस तरह 18th अमेंडमेंट ने ट्रू फेडरेशन स्ट्रक्चर पाकिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रिवाइव किया थ्रू 18th अमेंडमेंट। ये था हमारा पहला पॉइंट कि हाउ 18th अमेंडमेंट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट रिवाइव द ट्रू फेडरेशन स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान बाय एबॉलिशिंग कंकरेंट लिस्ट। उसका पूरा मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। आगे चलते हैं जी। Second point, it engenders the most effective mechanism of the distribution of the financial resources among federating units and center, and this distribution mechanism is called NFC Award, National Finance Commission Award, mentioned in Article 160 of the Constitution of Pakistan. यहाँ पर क्या किया जी, उन्होंने एक ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बनाया फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल कैपिटल का, बिटवीन यूनिट्स एंड द सेंटर एंड अमंग द प्रोविंसेस, के सेंट्रल और प्रोविंसेस के दरमियान किस तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और प्रोविंसेस में किस तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका एक नया मैकेनिज्म बनाया जिसको हम एनएफसी अवार्ड कहते हैं या 7th एनएफसी अवार्ड भी कहते हैं, क्योंकि वो 7th एनएफसी अवार्ड था और उसके बाद 8th 9th एनएफसी अवार्ड नहीं आया, और करंटली 10th एनएफसी अवार्ड की डिबेट चल रही है जो हम आगे जाके भी उसको डिस्कस करेंगे। वो मैकेनिज्म क्या था, किन कंडीशंस के ऊपर, ऑन व्हाट कंडीशंस, ऑन व्हाट बेसिस दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। तो वो 4 क्राइटेरिया है जिसके ऊपर ये तय किया जाता है कि किस प्रोविंसेस को कितना शेयर मिलेगा या सेंटर और प्रोविंसेस में किस तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाएगा। पॉपुलेशन 82% क्राइटेरिया है, पुअर्टी 10.3% क्राइटेरिया है, रेवेन्यू कलेक्शन 5% क्राइटेरिया एंड रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 2.70% क्राइटेरिया है। बिफोर द 18th अमेंडमेंट जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होती थी, बट पहली दफा हमने 4 क्राइटेरिया, 4 न्यू क्राइटेरिया को हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया
जिसमें ना सिर्फ पॉपुलेशन है बल्कि पुवर्टी भी है, रेवेन्यू कलेक्शन भी है और रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। और इन चार बिकॉज ऑफ दिस four basis of the distribution of financial resources between the units and the centers, जो सेंटर और प्रोविंसेस का शेयर था वो भी चेंज हुआ। यहाँ पर मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप बिफोर 18th अमेंडमेंट देखें तो सेंटर को 53% ऑफ द बजट या 53% ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट होते थे और प्रोविंसेस को 46.5% रिसोर्सेज एलोकेट होते थे। बट आफ्टर द 18th अमेंडमेंट सेंटर को 42.5% जो है वो उसका शेयर हो गया और प्रोविंसेस का 57.5% शेयर हो गया आफ्टर 18th अमेंडमेंट। तो आप यहां से देखेंगे कि 42% सेंटर का शेयर जो है वो कम हुआ 53% से 42.5% पे एंड प्रोविंसेस शेयर was increased from 46.5% to 57.5%। अच्छा, कुछ इसको जो लोग है ना इसको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं कि देखें प्रोविंसेस को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और सेंटर को कम पैसे मिल रहे हैं 18 अमेंडमेंट के लिए, और इसलिए 18 अमेंडमेंट जो है वो कोई एक फ्लॉड मैकेनिज्म है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये भी सोचने की जरूरत है कि हम जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आपने कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया है और आपने बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट से प्रोविंसेस की तरफ ट्रांसफर कर दिए हैं। तो अब प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस रिफॉर्म्स है, लोकल गवर्नमेंट है, उनके सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो दे नीड मोर मनी, उनको ज्यादा पैसा चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको रेगुलेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रोविंसेस का शेयर तभी इंक्रीज हुआ है और ये बेहतर चीज है। प्रोविंसेस के अपने अपने शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप देखें पंजाब शेयर डिक्रीज फ्रॉम 53% टू 51.7%। सिंध का शेयर इंक्रीज हुआ 24.96% से 25.21% तक। केपीके का शेयर इंक्रीज हुआ या तकरीबन सेम ही रहा। और बलूचिस्तान में जो है वो 6.8 से शेयर चला गया 9.09% के ऊपर। तो ये भी शेयर जो है वो चेंज हुए आफ्टर 18th अमेंडमेंट, बिफोर एंड आफ्टर 18th अमेंडमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर पंजाब का शेयर रिड्यूस हुआ 53.2% से 51.7% पे चला गया, तो उस वक्त की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, पार्टिकुलरली उस टाइम पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो शहबाज शरीफ की थी, यानी पीएमएलएन की थी। और इस टाइम पे अगर आप देखें भी तो जो नेशनल असेंबली का जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, ट्रिपल पी की, और अपोजिशन एक बहुत बड़ी अपोजिशन थी पीएमएलएन की। तो सवाल पैदा होता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके स्टेक्स पंजाब के अंदर है, जो कि पीएमएलएन है और जिसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी पंजाब के अंडर, तो वो क्यों राजी हुई पंजाब का शेयर कम करने के ऊपर, और वो 18th अमेंडमेंट के ऊपर क्यों राजी हुई? ऑल्दो इट वाज नथिंग टू डू विद 18th अमेंडमेंट। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर लोग पूछते हैं कि क्यों पीएमएलएन एग्री हुई अपना शेयर डिक्रीज करने के ऊपर। तो इसका आंसर सिंपल ये है कि एक बैक हैंड डील हुई थी उस टाइम पर बिटवीन ट्रिपल पी एंड पीएमएलएन, जिसमें पीएमएलएन को इंश्योर कराया गया कि 18th अमेंडमेंट के अंदर थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर की जो कंडीशन है उसको रिवाइव कर दिया जाएगा, और जो 2 टर्म्स की जो कंडीशन है या 2 टर्म्स की जो बार है उसको खत्म कर दिया जाएगा, और आप थर्ड टाइम भी प्राइम मिनिस्टर कोई शख्स बन सकता है। इट मीन्स के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर या पीएमएलएन के जो लीडर थे नवाज शरीफ, अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो वो तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे पीएमएल ने इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया और वो एग्री हुई कि पंजाब का शेयर डिक्रीज कर दिया जाए। और हमने आगे वाले सालों में देखा कि पीएमएल वॉन द इलेक्शन एंड नवाज शरीफ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थर्ड टाइम। तो ये थोड़ा सा बताने आपको जरूरी था कि एक सवाल पैदा होता है कि क्यों पंजाब का शेयर कम हुआ उस टाइम पे, क्यों जो है वो पीएमएलएन रेडी हुई। तो दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे कि engenders the most effective mechanism of the distribution of financial resources। तो आप देखें कि ना सिर्फ पॉपुलेशन की बुनियाद पे बल्कि पुवर्टी, रेवेन्यू कलेक्शन और रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की बेसिस के ऊपर हमने रिसोर्सेज को मैकेनिज्म क्रिएट किया 7th एनएफसी अवार्ड। और उसकी वजह से जो स्मॉलर प्रोविंसेस थे या जो लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स हैं लाइक बलूचिस्तान, उनका शेयर इंक्रीज हुआ एंड इट इज गुड फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। थर्ड पॉइंट ये है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it acknowledges the 50% royalty of the provinces over natural resources mentioned in Article 173
सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये प्रोविंसेस अब 50% रॉयल्टी क्लेम कर सकते हैं उन तमाम नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर जो उनकी टेरिटरी से निकल रही है, चाहे वो नेचुरल गैस हो, पेट्रोलियम हो या कोई और नेचुरल रिसोर्सेज हो। तो उसके ऊपर जो प्रोविंसेस है अगर उसकी टेरिटरी से निकल रहा है तो उसके ऊपर 50% रॉयल्टी क्लेम कर सकता है और ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरी बलूचिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, खासतौर पे जो अकबर भुट्टी वाला पूरा एपिसोड है, उसमें एक यही आर्गुमेंट था कि हमारी जमीन से जो है वो रिसोर्सेज निकले हैं तो उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी है वो हमारी होनी चाहिए। पर उस जमाने जो प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, दे फेल टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द प्रोविंसेस उसके दरमियान, उसकी वजह से एक स्ट्राइक पैदा हुई और बलूचिस्तान में पूरा केओस और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। वो सब आप देख के जानते हैं। बट अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया कि जो भी प्रोविंसेस से नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगी उसके ऊपर प्रोविंसेस 50% रॉयल्टी क्लेम कर सकते हैं। Another point is establish the democratic platforms like Council of the Common Interest deals with federal legislative to solve the inter-provincial issues amicably mentioned in Article 153 and 154. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पर कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 भी जो है उसमें भी सिर्फ फेडरल को या सेंटर को पावर नहीं है कि वो लेजिस्लेट करे, उसमें भी सीसीआई को पावर है। और सीसीआई क्या है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मेंशन इन आर्टिकल 153 एंड 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी 18 अमेंडमेंट की एक प्रोडक्ट है और इसको बनाने का मकसद यही था कि यूनानिमस डिसीजन हो। काफी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के 2 के सब्जेक्ट हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मेजर कोर्ट्स, नेशनल प्लानिंग, नेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरप्रोविंशियल मैटर्स, ऑयल, गैस एंड एक्सेट्रा, कोई 11 सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी जो डिसीजन है वो यूनानिमस हो बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होगा। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्राइम मिनिस्टर है, 4 जो है वो आपके सीएम्स हैं प्रोविंसेस के, 3 फेडरल सीनियर जो है वो मिनिस्टर्स होंगे और इसके अलावा किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहे तो। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बहुत जरूरी है कि 18 अमेंडमेंट ने एक और अच्छी चीज यहाँ पर ये की कि उन्होंने ये बात इंश्योर करा दी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो सेशन है या जो उनका मीटिंग है वो विद इन 90 डेज जरूर होगी। देयर शुड बी, मस्ट बी एटलीस्ट 1 मीटिंग इन 90 डेज पीरियड। 90 डेज पीरियड में आपको एक मीटिंग जरूर बुलानी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड पार्टिकुलरली आर्टिकल 153 एंड 154। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि 90 डेज में अगर आप एक मीटिंग बुलाते हैं तो कोई भी अगर स्ट्राइक है, कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस को, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे वो आप एमिकेबली इन अ फ्रेंडली मैनर में आप इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था कि 18th अमेंडमेंट बेसिकली रिवाइव द ट्रू फेडरेशन स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड इट इंप्रूव्स द सेंटर प्रोविंशियल एंड इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 18th अमेंडमेंट का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा वो क्या है? इट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो कि अभी जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, जो कि अभी एक ट्रांजिशन फेज के अंदर है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया 18 अमेंडमेंट ने। किस तरह किया जरा उसको हम देखते हैं। एक्सपेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 6, reduce the probability of coup d'etat or the martial laws in the country. 18th Amendment basically reduced the probabilities of the martial laws in the country by expanding the scope of Article 6. किस तरह जी? इससे पहले अगर आप आर्टिकल 6 को, जो कि हाई ट्रिजन है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 को स्टडी करें तो उसमें लिखा हुआ था कि एनीवन हु एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर हाई ट्रिजन की पनिशमेंट उसको मिलेगी या उसके ऊपर हाई ट्रिजन की जो है वो केस चलाया जाएगा। किस किस के ऊपर? एब्रोगेट करे या सस्पेंड करे। बट उसके अंदर हेल्ड इन एबियंस की टर्म शामिल नहीं थी। हेल्ड इन एबियंस बोला जाता है कि टेम्पररी तौर पर उसको डोरमेंट कर दे, जैसा कि परवेज मुशर्रफ ने नवंबर 2007 में इमरजेंसी इंपोज करके किया था। तो वो एक गुंजाइश थी, उसके अंदर आपने एक रूम रखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है वो वायोलेट कर सकते हैं, आप जो है वो उसको डोरमेंट कर सकते हैं बाय हेल्ड इन एबियंस। बट आफ्टर 18th अमेंडमेंट आपने उसके स्कोप को एक्सपेंड किया
आपने अब बोला कि इफ एनी पर्सन who abrogate, suspend, or held the constitution events are responsible for high treason in Pakistan. ना सिर्फ सस्पेंड करे, ना सिर्फ एब्रोगेट करे, बल्कि अगर हेल्ड इन एबेंस भी कर दिया यानी टेम्पररी डॉर्मेंट भी कर दिया, तब भी उसके ऊपर हाई ट्रीजन शामिल होगा। पहली बात। दूसरी बात आपने उसके अंदर क्या मेंशन की कि नॉट ओनली द पर्सन who involved in this act, but also the abettors, supporters, and advisors of a person also responsible for high treason. कि ना सिर्फ वो पर्सन के ऊपर हाई ट्रीजन रखेगा लगेगा, बल्कि जो उसके एबिटर्स होंगे, सपोर्टर्स होंगे, एडवाइजर्स होंगे, जिन्होंने उनको ये एडवाइस किया या उसको इस एक्ट में सपोर्ट किया, उसके ऊपर भी हाई ट्रीजन का पनिशमेंट होगी, उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 इम्पोज किया जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात आपने इसके अंदर क्या की, आपने बोला कि नो the Supreme Court of Pakistan or the High Court of Pakistan can validate this action। कि अब 18 अमेंडमेंट के बाद से ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना और कोई कोर्ट पाकिस्तान के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उसको वैलिडेट कर सकेगा। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको एक्ट यानी आपके एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या हेल्ड इन एबेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले एक्ट को वैलिडेट कर सकता है, अब नहीं कर सकता आफ्टर आर्टिकल 6। इस तरह उसने बोला जाता है कि 18 अमेंडमेंट बेसिकली क्लोज द डोर्स ऑफ द मार्शल लॉज इन द कंट्री, क्योंकि उससे पहले ये होता था कि अगर आप 1958 का अयूब खान का मार्शल लॉ देखें तो उस वक्त भी जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जस्टिस मुनीर ने उनका जो है वो मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया। फिर अगर आप 1977 का अगर आप मार्शल लॉ देखें जो जियाउल हक का मार्शल लॉ था, तो उस वक्त भी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है वो वैलिडेट कर दिया गया द मार्शल लॉ और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ जियाउल हक। फिर अगर आप 1999 में देखें परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ, तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको वैलिडेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बट आफ्टर 18th अमेंडमेंट अब आप इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को वैलिडेट नहीं कर सकते आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी or on the basis of any other alien concept, because after 18th amendment it was written in the article 6 ke no neither supreme court, neither high court or any other court can validate this unconstitutional act। तो इस तरह आपने स्कोप आर्टिकल 6 का एक्सपेंड किया और आपने मार्शल लॉज के डोर्स क्लोज कर दिए और आपने अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, reduce the prospects of undemocratic practices in the country like dissolving of the elected assemblies by curtailing the powers of the president and governors। हमारे पाकिस्तान में एक और हैबिट थी, जिसको मैं हैबिट नहीं, जिसको मैं मजाक में बीमारी कह रहा होता हूँ, कि होता ये था कि आप थ्रू गवर्नर्स के थ्रू आप प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर देते, इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर देते थे, और आप प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्टेड नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करते थे। अगर आप 90s का जो है लास्ट डीके ऑफ 20th सेंचुरी को अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, तो 4 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो है उनको डिसॉल्व किया गया थ्रू प्रेसिडेंट्स, चाहे वो मोहतरमा की 2 टर्म्स हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ की जो है वो 2 टर्म्स हो 1990s के अंदर, उन दोनों को प्रेसिडेंट ने उनकी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और उनको अपने घर भेज दिया गया इलेक्टेड असेंबलीज को। इसी तरह पाकिस्तान में हिस्ट्री में आपको बहुत दफा ये चीज नजर आएगी कि प्रोविंशियल असेंबलीज को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया या वहां पे इमरजेंसी इंपोज कर दी गई, गवर्नर राज लगा दिया गया। बट आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये पावर ले ली गई प्रेसिडेंट से भी और गवर्नर से भी। अब अगर गवर्नर ने इमरजेंसी इंपोज करनी है प्रोविंस के अंदर या डिसॉल्व करना है प्रोविंशियल असेंबलीज को, तो आपको प्रोविंशियल असेंबली की इजाजत चाहिए। यू नीड द परमिशन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली टू इंपोज इमरजेंसी इन द प्रोविंस और डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ एनी प्रोविंस। अब गवर्नर राज लगाकर इंपोज नहीं कर सकता प्रोविंस के अंदर इमरजेंसी। इसी तरह प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता नेशनल असेंबली को, प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता नेशनल असेंबली को, उससे वो पावर ले ली गई। और ये भी उसके अंदर मेंशन कर दिया गया कि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एक्ट करेगा,
चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स हो, उन सब की अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट एडवाइस जरूरी है प्रेसिडेंट के लिए। तो इस तरह अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को भी जो है वो खत्म कर दिया गया। एक और चीज इसके अंदर की गई कि पहले हमारे यहाँ ये होता था कि प्रेसिडेंट कैन कॉल द रेफरेंडम, प्रेसिडेंट जो है वो मुल्क में रेफरेंडम कॉल कर सकता था, बट आफ्टर 18 अमेंडमेंट हमने उससे वो पावर भी ले ली, अब प्रेसिडेंट रेफरेंडम कॉल नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो तो परवेज मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम कॉल किया था कि आप यस बोलें या नो बोलें, और एक बेसिकली इट वाज अ टैक्टिक टू लेजिटिमाइट इस अनडेमोक्रेटिक regime. But after 18th amendment, no president can call the referendum in the country. तो ये तीनों अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को खत्म कर दिया गया 18th अमेंडमेंट ने, एंड इज बेसिकली स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट देखें तो स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, strengthen the democratic institution like Senate, Election Commission and political parties. And democratic institution को भी बहुत ज्यादा strengthen किया है। अगर आप सेनेट की बात करें तो सेनेट की सीट्स बढ़ाई गई 100 से 104 तक। कैबिनेट को जो है वो रिस्पॉन्सिबल किया गया कि फ्रॉम नाउ ऑन कैबिनेट जो है वो ना सिर्फ नेशनल असेंबली की तरफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, द पीएम एंड इट्स कैबिनेट विल हैंसफोर्थ रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द सेनेट एंड नेशनल असेंबली। ठीक है, तो अब कैबिनेट ना सिर्फ नेशनल असेंबली की तरफ रिस्पॉन्सिबल है बल्कि सेनेट की तरफ भी रिस्पॉन्सिबल है। सेनेट को स्ट्रेंथन किया गया। इलेक्शन कमीशन को भी स्ट्रेंथन किया गया। किस तरह इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन किया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया 3 ईयर्स से 5 ईयर्स के दरमियान, और उनको अपॉइंटमेंट का एक एफिशिएंट तरीका जो है वो स्टैब्लिश किया गया कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर जो है वो अपॉइंट करेंगे चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन को। तो एक उनकी दोनों के कंसेंसस के साथ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होगा ताकि कोई रिगिंग का इलेक्शन या कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इलेक्शन ना हो गवर्नमेंट के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन किया गया, सेनेट को स्ट्रेंथन किया गया, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी मजीद स्ट्रेंथन किया गया 18 अमेंडमेंट में। ये तमाम बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले कि 18 amendment is not about the financial distribution between center and the provinces. It is बहुत सारी चीजों के इसके अलावा भी इट इज मोर, उसके अंदर बहुत दूसरी सारी चीजें भी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे ना सिर्फ फेडरेशन के टू स्ट्रक्चर को रिवाइव किया बल्कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया। उससे पहले राइट टू फ्री एजुकेशन नहीं था, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 25A के अंदर। राइट टू इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 19A के थ्रू, और राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल को इनकॉर्पोरेट किया गया 10A आर्टिकल 10A के थ्रू। Another most important point, one of the best point, one of the most important points of the 18th amendment, it ensures the establishment of the local government. Local government की establishment को इंश्योर कर दिया गया constitutionally, which is mentioned in article 140 of the constitution, that every province shall by law establish a local government and devolve political, administrative and financial responsibility and authority. अगर आप इस स्टेटमेंट को या आर्टिकल 140A को गौर से पढ़ें तो यहाँ पे शेल यूज हुआ है, यानी आपने जो है वो प्रोविंसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कर रहा है तमाम प्रोविंसेस को कि वो अपने सूबों में, अपने प्रोविंसेस में ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करें बल्कि डिवॉल्व करें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स को। तो आपने लोकल गवर्नमेंट यानी थ्रू 18 अमेंडमेंट you devolve the decision making power and make the decision making one step closer to the people of Pakistan. आप decision making one step closer ले गए people of Pakistan से, और जितनी devolve होगी decision making की power उतनी आपकी efficient administration होगी। तीसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट था फेडरेशन को रिवाइव किया, टू स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट के था डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। तीसरा पॉइंट है कि गिव ग्रेटर क्लैरिटी इन द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। 18 अमेंडमेंट के बाद से कौन सी गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए अकाउंटेबल है, ये भी करना बहुत आसान हो गया है।
किस तरह जी? Silence the nationalistic forces and forestall the secessionist tendencies, particularly in the smallest provinces. Because before the 18th Amendment, there was a controversial theory, or there was the allegation of the Punjabi establishment. ठीक है, उसका एक establishment, पंजाबी establishment का एक argument चल रहा होता था कि basically ये जो है वो स्मॉलर प्रोविंसेस के अगेंस्ट जो है वो कोई एक्शंस कर रहे होते हैं, और इनकी वजह से जो है वो स्मॉलर प्रोविंसेस जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो सकते और डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। बट उस तमाम आर्ग्यूमेंट को 18 अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया, और जितनी भी नेशनलिस्टिक फोर्सेस थी या इथनिक फोर्सेस थी प्रोविंसेस के अंदर, उनको साइलेंट कर दिया। अब अगर आपके प्रोविंसेस में एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है, अगर आपके प्रोविंसेस में हेल्थ का सिस्टम की सिचुएशन एबिस्मल है, आपके सूबे में लोकल गवर्नमेंट का एक डिटेरिएट सिस्टम है, एक पुअर सिस्टम है, तो आप उसको सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है जी देखें पंजाब इतना बड़ा सूबा है उनकी वजह से हो गया, या कोई स्टैब्लिशमेंट की वजह से हो गया। जी नहीं, वो आपके अपने सूबे की वजह से हुआ है, वो आपके अपने लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, पुलिस हो गई, टूरिज्म हो गया, आपका जो है और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं। तो अगर इन तमाम सेक्टर में आपके सूबे में, आपके प्रोविंसेस में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो योर ओन पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, योर ओन प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट द सेंटर। सिंध के अंदर अगर लोकल गवर्नमेंट वीक है तो पीटीआई इस पर कुछ नहीं कर सकती। ये ट्रिपल पी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मसला है। अगर पंजाब के अंदर जो है वो हेल्थ की क्राइसिस है, या डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्लैशेस है, तो इसमें सेंटर का कोई कसूर नहीं है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कसूर है। अगर केपीके में जो है वो मास ट्रांजिट सिस्टम जो है वो डिले पे डिले होता जा रहा है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कसूर है। तो ये ग्रेटर क्लैरिटी हो गई गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी में, जिसमें जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस थी, जो इस बात पे इंसाइट करती थी लोगों को कि देखें सेंटर आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है और कोई पंजाबी स्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ नाइंसाफी कर रही है, तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अब ये आर्गुमेंट बिल्कुल खत्म हो गया, और इसने बेसिकली नेशनल यूनिटी को इंक्रीज किया। उससे पहले जो नेशनल यूनिटी का क्राइसिस था उसको खत्म करने की कोशिश की, बेसिकली साइलेंस ऑल द नेशनलिस्टिक फोर्सेस एंड इंक्रीज द नेशनल यूनिटी इन द कंट्री। जी, ये थे पॉजिटिव पॉइंट्स तमाम जो मैंने आपको अभी बताए कि स्ट्रेंथ क्या है, कि अगर आप ये बोलना चाहें कि क्यों 18 अमेंडमेंट को रिवोक नहीं किया जाए, तो आपके पास आर्गुमेंट्स क्या होने चाहिए। आपके पास आर्गुमेंट होना चाहिए कि इसने फेडरेशन के स्ट्रक्चर को रिवाइव किया। किस तरह किया, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं स्लाइड्स के अंदर। दूसरा आर्गुमेंट यह है कि इसने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। जी, किस तरह किया, अगेन यहाँ पर पॉइंट्स मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट है कि इट गिव ग्रेटर क्लैरिटी इन गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। किस तरह साइलेंस द नेशनलिस्टिक फोर्सेस एंड फोरस्टॉल द सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज। ये है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स 18th अमेंडमेंट के। चलिए हम थोड़ा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करते हैं कि डेफिशिएंसीज क्या है, रिस्क क्या इन्वॉल्व है 18 अमेंडमेंट में, एंड व्हाई इज देयर अ टॉक ऑफ रिवोकिंग 18th अमेंडमेंट। क्यों ये डिबेट हो रही है कि 18 अमेंडमेंट को रिवोक करना चाहिए, कि अगर जब 18 अमेंडमेंट के इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इतने सारे जो है वो उसके पे ऑफ्स हैं, तो व्हाई इज देयर अ डिबेट ऑफ रिवोकिंग 18th अमेंडमेंट। फर्स्ट वन जी, 7th एनएससी अवार्ड ट्रिगर फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर द सेंटर। ये बोला जाता है कि सेंटर का जो शेयर रिड्यूस हुआ 18 अमेंडमेंट में फ्रॉम 53% टू 42.5%, इसने जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर कर दिया सेंटर के लिए। एंड नाउ सेंटर कैन नॉट फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सेंटर जो है वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप फिस्कल डेफिसिट्स की मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं पिछले सालों की, तो ये देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई है कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट देखें पाकिस्तान का, तो बजट 2016-2017 में 3.8% फिस्कल डेफिसिट था। 2017-2018 में ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ के 4.9% हो गया। 2018-2019 में ये 5% हो गया, और अभी आप देखें 2020 में अकॉर्डिंग टू द फिच रिव्यू इट इज 7.1%। तो ये फिस्कल डेफिसिट हर साल बढ़ता जा रहा है। तो वो जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो उसको बेसिस बनाते हैं कि देखिए देखिए 18 अमेंडमेंट की वजह से, क्योंकि मेजर चंक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफर हो जाता है प्रोविंसेस के पास, तो सेंटर के पास जो है वो फाइनेंशियल
कैपिटल बचता ही नहीं है और उसको फिस्कल डेफिसिट सहना पड़ता है। और आप देखें ये स्टैटिस्टिक्स क्लियरली शो कर रहा है कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट हर ईयर बढ़ता जा रहा है। अगर हम कुछ और स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये लिखी हुई कि अगर आप करंट इस ईयर की बात कर लें या लास्ट ईयर की बात कर लें तो फेडरल गवर्नमेंट कंबाइंड टोटल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द लास्ट ईयर वाज 2.66 ट्रिलियन rupees and giving the shortfall of 0.62 billion rupees with respect to meeting just two largest budgetary terms. इसको सिंप्लीफाई वे में मैं आपको बताऊं तो इसमें ये मेंशन हो रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया वो टैक्स कलेक्ट करने के बावजूद अपने बजट में जो उसकी दो सबसे बड़ी चीजें हैं उनको भी वो सही से जो है वो बजट नहीं कर पा रही, उनको भी वो सही से फाइनेंस नहीं कर पा रही। वो दो बड़ी चीजें कौन सी हैं? वो ये दो बड़ी चीजें हैं, वो एक डेट सर्विसिंग है और एक डिफेंस के ऊपर आपका बजट है। तो फेडरल के पास सिर्फ इतना पैसा भी नहीं है कि वो डेट फाइनेंसिंग और डिफेंस बजट को पूरे तरीके से जो है वो उसके लिए पैसे एलोकेट कर पाए, वहीं पर डेफिसिट है। तो बाकी आप डेवलपमेंट की तो बात छोड़ ही दें। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो ये देखें आप, हमारी जो डेट सर्विसिंग की ऑब्लिगेशंस थी वो 2891 बिलियन डॉलर्स थी। यानी पाकिस्तान ने 2018-2019 में जो डेट ऑब्लिगेशंस देनी थी वो है 2891 बिलियन रुपीस। और अगर हम आप हमारा डिफेंस बजट देखें तो लास्ट ईयर का था वो था 11 बिलियन डॉलर्स। तो ये दो जो हमारे मेजर रिक्वायरमेंट्स यानी डेट ऑब्लिगेशन और डिफेंस जो कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी वो नहीं दे पा रही, क्योंकि मेजर चंक जो है वो प्रोविंसेस के पास चला जाता है और सेंटर को जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बेयर करना पड़ता है और उसकी वजह से जो है वो अपनी मेजर ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर पा रही। ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट का व्यू है जो ये चाहते हैं कि 18 अमेंडमेंट रिवोक कर दी जाए। और वो ये भी बोलते हैं कि जी देखें, वो ये भी बोल रहे होते हैं कि जी देखें यहां पर जो है वो आप ना सिर्फ ये है बल्कि बहुत सारी जगहों पे स्ट्राइक भी पैदा होती है। फॉर एग्जांपल बॉर्डर फेंसिंग का इशू था, जब आप पाक अफगान बॉर्डर को फेंस करने वाले थे तो उस टाइम पर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्टेड द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को जो कि सागदार थे कि काइंडली एलोकेट 100 बिलियन रुपीज क्योंकि हमें बॉर्डर फेंसिंग के लिए पैसे चाहिए। बट सेंटर के पास पैसे ही नहीं थे कि वो 100 बिलियन रुपीस आपकी स्टैब्लिशमेंट को दे पाए ताकि वो बॉर्डर फेंस करें अफगानिस्तान का। इसाक डार रिक्वेस्टेड द प्रोविंसेस बट प्रोविंसेस ने साफ मना कर दिया कि हम वो पैसे नहीं देंगे। फिर एट द एंड ये हुआ कि पंजाब ने अपने बजट में से वो रिसोर्सेज एलोकेट की। इसी तरह TF 88 का एक इशू था, टास्क फोर्स 88 बनाई गई सीपैक के लिए, जिसमें 12,000 आर्मी पर्सनल जो है वो सीपैक के पूरे रूट के ऊपर आपको जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं था। फाटा मर्जर के ऊपर प्रॉब्लम आई कि फाटा मर्जर के लिए 3% ऑफ द डिविजिबल पूल एलोकेट करना था, बट नो प्रोविंसेस इज रेडी टू सेक्रीफाइस देयर शेयर। सबने मना कर दिया कि हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपार्ट फ्रॉम द केपीके। फिर एट द एंड ये डिसाइड हुआ कि केपीके पंजाब और सेंटर अपने जो है वो रिसोर्सेज में चीजें देगा, पैसे देगा फाटा मर्जर के लिए। तो जो पहला डेफिशिएंसी है, पहला लूप होल है या पहला पॉइंट है जिसकी वजह से ये डिबेट है पूरी के जिसकी वजह से 7 के रिवोक कर दी जाए 18 अमेंडमेंट को, वो है कि बेसिकली NFC अवार्ड के थ्रू या जो है 18 अमेंडमेंट की वजह से फिस्कल क्राइसिस आ गए सेंटर के लिए और वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पा रहा, चाहे वो डेट सर्विसिंग हो, बजटरी डिफेंस हो, बॉर्डर फेंसिंग हो, टास्क फोर्स के इश्यूज हो, फाटा मर्जर हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। और उसको प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए आपने 18 अमेंडमेंट के अंदर कुछ ना कुछ करना है। दूसरा इशू क्या है जी? इशू ऑफ इनकैपेसिटी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दूसरा आर्गुमेंट जो वो स्कूल ऑफ थॉट यूज करता है कि 18 अमेंडमेंट को रिवोक कर देना चाहिए, वो बोलते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी जो है वो इन वो जो है वो उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो इनकेपेबल है बेसिकली। वो उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट, हेल्थ जैसे सब्जेक्ट, पुलिस जैसे सब्जेक्ट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स, लोकल गवर्नमेंट जैसे सब्जेक्ट्स को रन कर पाए। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप उनको ट्रांसफर, आप उनको पैसे, आप उनको बजट तो एलोकेट कर देते हैं,
बट वो वहां पर ना एजुकेशन की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, ना हेल्थ की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, ना पुलिस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ना लोकल गवर्नमेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। तो आप बेसिकली पैसे जाया कर रहे हैं क्योंकि उन गवर्नमेंट्स के अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, वो इनकेपेबल गवर्नमेंट्स है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। यही वजह है कि आप उनसे ये सब्जेक्ट्स वापस ले लें और ये सेंटर की जिम्मेदारी है। ये इनका व्यू पॉइंट होता है जिसके जरिए वो बोलते हैं कि रिवोक कर दिया जाए। अच्छा, ये हम आगे जाके ये बात भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये तमाम व्यू पॉइंट सही है या गलत है। ठीक है ना, कि ये तमाम जाते सही है, किस हद तक सही है, और बेसिस के ऊपर रिवोक करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक और पॉइंट है जी, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टैंडर्ड्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज या कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टैंडर्ड्स बहुत है। इसकी वजह से जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, चाहे वो ड्रग रेगुलेशन हो, चाहे वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो हैजर्डस मटेरियल्स की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो। वो हर प्रोविंसेस के अपने हैं। जब आप हर प्रोविंसेस के अपने स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो एक अगर एक इन्वेस्टर है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे अगर एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल करनी है तो मैं किसका स्टैंडर्ड फॉलो करूं। मुझे फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट बनानी हो तो सिंध का स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा, पंजाब का स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अलग है, हैजर्डस मटेरियल्स के स्टैंडर्ड अलग है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के स्टैंडर्ड अलग है। तो मैं क्या करूं? तो इस बेसिकली बिकम अ कियोस, ये कियोस हो चुका है कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज करना बहुत मुश्किल हो गया है कि अगर आप एजुकेशन की पॉलिसी को यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को यूनिफॉर्म करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। आप हेल्थ स्टैंडर्ड को यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप रिसेंटली देखें तो कोविड-19 की अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखें तो जो सेंटर पॉलिसीज बना रहा है उसको आप पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। खासतौर पर जो सिंध और सेंटर के दरमियान जो स्ट्राइफ है वो आप सबके सामने है कि प्रोविंसेस एक पॉलिसी बनाता है, सिंध दूसरी पॉलिसी बनाता है, ना उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाती है ना उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाती है। एक बेसिकली क्योस बना हुआ है एंड दैट्स व्हाई द पीपल हु आर बेसिकली सपोर्टिंग कि रिवोक हो जाना चाहिए, वो इस आर्गुमेंट को बड़ा यूज करते हैं और उसको बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं। देन इशू ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक पॉइंट है कि वो बोलते हैं कि आपने लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया है एंड द प्रोविंस डेलिबरेटली ट्राई टू वीकन द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। प्रोविंसेस कभी नहीं चाहेंगे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो। वो हमेशा उसको वीकन करेंगे और अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये भी एक डेफिशिएंसी है 18 अमेंडमेंट में और इसको भी आपने देखना है और उसको आपने रिफॉर्म करना है। So this is basically all the points, important points जिसकी वजह से एक डिबेट हुई है कि 18 अमेंडमेंट को रिवोक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फाइनेंशियल क्राइसिस वाला है, यानी एनएफसी अवार्ड वाला है कि आपके जो बजटरी एलोकेशंस के पैसे हैं डेट फाइनेंसिंग के और खासतौर पे डिफेंस के, वो आपके पास नहीं है और उसके लिए आपने कुछ करना है। और उसके अलावा जो पॉइंट्स थे यानी प्रोविंशियल इनकैपेसिटी वाला पॉइंट है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स वाला पॉइंट है, लोकल गवर्नमेंट वाला पॉइंट है, रैशनलाइजेशन वाला पॉइंट है, ये भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर अपना एक पूरा थीसिस जनरेट करते हैं कि 18 अमेंडमेंट को रिवोक कर देना चाहिए। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी कि 18 अमेंडमेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे। 18 अमेंडमेंट का पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इसने फेडरेशन को रिवाइव किया। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इसने डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को, उसके मैकेनिज्म को, उसकी नॉर्म्स को जो है वो स्ट्रेंथन किया। तीसरा पॉइंट था कि इसने गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की क्लैरिटी की कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने डेफिशिएंसीज देखी, लूपहोल्स देखे। उसमें पहली डेफिशिएंसी हमें नजर आ रही थी कि इसने एनएफसी अवार्ड ने ट्रिगर किए फाइनेंशियल क्राइसिस सेंटर के लिए। किस किस तरह वो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। इनकैपेसिटी का इशू है, रैशनलाइजेशन का इशू है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स का इशू है और लोकल गवर्नमेंट का इशू है, जिसकी वजह से ये बात चल रही है कि इसको रिवोक कर दिया जाए या नहीं किया जाए। फ्यू आंसर टू द क्रिटिक्स। अब हम इस सेक्शन में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो पॉइंट है, ये किस हद तक सही है, उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑन द इशू ऑफ प्रोविंशियल कैपेसिटी, ये जो पॉइंट हम यूज करते हैं कि प्रोविंशियल इनकेपेबल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनकेपेबल है, वो जो है वो एजुकेशन को रन नहीं कर सकते, वो जो है वो हेल्थ को रन नहीं कर सकते, वो जो है वो लोकल गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकते। तो इसका जवाब सेनेटर रजा रब्बानी ने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बायोग्राफी ऑफ पाकिस्तानी फेडरलिज्म में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि ये तमाम जो है सब्जेक्ट सेंटर को दे दिए जाएं तो क्या सब चीज बेहतर हो जाएगी। एंड ही रोट
Suppose I agree to the contention. He writes that there is a lack of capacity in the provinces, but the subject of health and education remain with the federal government from 1947 to 2010. You tell me what the contributions have been made. Is literacy rate 100%? Is health coverage 100%? उन्होंने बोला कि आप ये देखें, आप बातें करते हैं कि एजुकेशन जो है वो प्रोविंस नहीं चला सकते, हेल्थ प्रोविंस नहीं चला सकते, पुलिस प्रोविंस नहीं चला सकते, लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस नहीं चला सकते, लेकिन मुझे आप इस बात का जवाब दें कि 1947 से लेके 2000 तक 10 तक सेंटर के पास ये सब्जेक्ट्स थे, तो क्या सब चीजें बेहतर हो गई? लिटरेसी रेट 100% हो गया था हमारा 2010 तक, हेल्थ कवरेज हमारी 100% हो गई थी, क्या लोकल गवर्नमेंट एफिशिएंट मूव कर रही थी, क्या पुलिस जो है वो एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम हो गया था, या पुलिस रिफॉर्म्स हो गए थे, क्या ये सब चीजें हो गई थी 60 इयर्स के दौरान? तो जो चीज 60 इयर्स में नहीं हुई और आप 10 सालों में आप ये कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि प्रोविंस जो है वो इनकेपेबल है और उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, जबकि 60 साल में आपने अपनी कौन सी कैपेसिटी शो कर दी? जी, आपके अंदर भी कैपेसिटी नहीं है, द कैपेसिटी इज लैकिंग ऑन बोथ साइड्स एक्चुअली, ठीक है ना? तो ये कैपेसिटी का आर्गुमेंट एक लेम आर्गुमेंट है, और कैपेसिटी जो है वो लैक करती है बोथ साइड के ऊपर। तो आपने कैपेसिटी के आर्गुमेंट को यूज करते हुए कभी ये नहीं बोलना कि अमेंडमेंट जी रिवोक कर दी जाए और सेंटर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, प्रोविंसेस जो है वो इन एफिशिएंट है। तो आपने 60 इयर्स में क्या कर लिया? क्या लिटरेसी रेट 100% हो गई? क्या हेल्थ कवरेज 100% हो गई कि नहीं हुई? So that's why capacity lacking on both sides. If the question is of the capacity, the provinces can have training sessions. Many subjects which have been devolved to the provinces, their line ministries were already present at the provincial level. तो ये कैपेसिटी का इशू बहुत साइड, वो दोनों साइड के ऊपर है। तो हमें जो है ये बात देखनी चाहिए और कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए दोनों साइड के ऊपर, चाहे वो प्रोविंसेस की हो या चाहे वो फेडरल की हो। तो दोनों साइड के ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए, और ये आर्गुमेंट बिल्कुल बेकार है कि प्रोविंस के पास कैपेसिटी नहीं है तो 18 अमेंडमेंट को रिवोक कर दिया जाए। सेकंड देखते हैं जी, ऑन द इश्यू ऑफ कंसेंसस। वो जो आर्गुमेंट मैंने इससे पहले बताया था कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स है, एक प्रोविंसेस में कोई दूसरा स्टैंडर्ड है, दूसरे प्रोविंसेस में दूसरा स्टैंडर्ड है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई जाती, तो इसकी वजह से जी 18 अमेंडमेंट खत्म करनी चाहिए। जी ये बिल्कुल लेम आर्गुमेंट है, एक इररेशनल सा आर्गुमेंट है, क्योंकि आप एक पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, कन्विंस और भी कन्विंस्ड पॉलिसी। Consensus can be explored of the issues like curriculum, cultural policies, and the criminal laws, because there is an institution like Council of Common Interest. हमारे पास Council of Common Interest का institution मौजूद है, उसमें हम consensus create कर सकते हैं एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कोविड-19 की पॉलिसीज के ऊपर, कि किस तरह का जो है वो हमें मैकेनिज्म चाहिए, किस तरह की हमें पॉलिसीज चाहिए, और अगर कोई भी मैकेनिज्म जो है वो कंसेंसस से डेवलप होगा तो वो जो है वो परपेचुअल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, रिलायबल होगा, बनिस्बत इसके कि फेडरल जो है वो अपनी पॉलिसीज को दूसरों के ऊपर इंप्लीमेंट कर दे। सो दैट्स व्हाई हम कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं और किया भी। अगर आप ड्रग रेगुलेशन की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो प्रोविंशियल ने वॉलंटरीली ये सब्जेक्ट सेंटर को ट्रांसफर कर दिया कि चलें हम इस सब्जेक्ट को अपने पास नहीं रखते, आप ये सब्जेक्ट ले लें। सीसीआई के थ्रू हुआ, जब एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू हुई ये चीज, तो जब ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कंसेंसस डेवलप हो सकता है। इसी तरह अगर आप वाटर पॉलिसी देखें 2018 की, जो कि पीएमएलएन के आखिरी टेन्योर और आखिरी दौर में पास हुई, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ। अगर आप नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखें 2018 की, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ, तो इन बाकी चीजों के ऊपर भी कंसेंसस डेवलप हो सकता है, चाहे वो एनएफसी अवार्ड हो, 10th एनएफसी अवार्ड हो, चाहे वो करिकुलम का मसला हो, हेल्थ स्टैंडर्ड का मसला हो, पुलिस रिफॉर्म्स का मसला हो, या कोविड-19 के पॉलिसीज हो, तो आप कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं विद इन 18th अमेंडमेंट, 18 अमेंडमेंट रहते हुए भी। तो ये आर्गुमेंट कहना कि जी 18 अमेंडमेंट बिल्कुल जो है वो एक फ्लॉड है और उसको जो है रिवोक कर देना चाहिए, ये एक इरेशनल सा आर्गुमेंट है। इसके पीछे कोई और मोटिव्स हो सकते हैं, बट ये इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और पॉलिटिकल डिबेट अगर आप करें तो आपका आर्गुमेंट जो है वो शायद इतनी लेवरेज या इतना वेटेज नहीं रखेगा। फ्यू आंसर, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है, ऑन द इश्यू ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोविंशियल बोरोइंग। एक आर्गुमेंट ये भी है कि आपने 18 अमेंडमेंट में प्रोविंशियल को अलाउ कर दिया है कि वो इंटरनेशनल बोरोइंग कर सकते हैं, और अगर आप ये अलाउ कर दिया है तो एक अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रेन्ड बोरोइंग होगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डेट बढ़ जाएगा, और फिर एट द एंड उसको भी फेडरल ने पैसे देने होंगे। तो ये भी एक बहुत गलत आर्गुमेंट है कि
ऐसा नहीं है कि हमने प्रोविंसेस को अनरिस्ट्रिक्टेड इजाजत दे दी है कि वो इंटरनेशनल बोरिंग करें और जितनी वो बोरिंग कर सकते हैं करें और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। जी ऐसा नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा पढ़ें, उसमें हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, और उसके थ्रू हमने ये बात इंश्योर कराई हुई है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल लिमिट तय करेगा कि कौन कौन सा प्रोविंस कितना जो है वो फाइनेंशियल बोरिंग कर सकता है, यानी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल लिमिट इम्पोज कर सकती है। तो ये भी एक बिल्कुल बेकार सा आर्गुमेंट है कि प्रोविंशियल बोरिंग आपने ज्यादा दे दी है, और ये देखें कितनी गलत बात है। तो ये तमाम आंसर्स कुछ क्रिटिक्स के लिए कि प्रोविंशियल कैपेसिटी का मसला है, उसका मैंने जवाब दे दिया, या सेंट्रल बाय कोटिंग द बुक ऑफ रजर रब्बानी के कैपेसिटी बोथ साइड्स के ऊपर है, इन कैपेसिटी बोथ साइड के ऊपर है। 60 साल में सेंटर कुछ नहीं कर पाया, और आप 10 इयर्स में किस तरह ये होप कर सकते हैं कि प्रोविंसेस सेंटर से 60 साल से ज्यादा आपको जो है वो परफॉर्म करके दे। ऐसा जी नहीं हो सकता। इशू पे बात की, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स पे बात की कि कंसेंसस डेवलप हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। अनरिस्ट्रिक्टेड बोरिंग की बात की, उसका भी जवाब दे दिया। अब आ जाए, अब जो मसला है वो यहाँ पे अभी भी फाइनेंशियल लोकेशंस का मसला है कि फाइनेंशियल लोकेशंस पे क्या किया जाए। बाकी सारी बातों का तो मैं आंसर दे चुका हूँ, बट फाइनेंशियल लोकेशन का मसला क्या किया जाए, क्योंकि सेंटर के पास पैसे नहीं है, उसको इशू किस तरह सॉल्व किया जाए। तो उसको इशू को सॉल्व कर सकते हैं हम विद इन 18 अमेंडमेंट में रहकर, उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं मैं वो भी आगे आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम जरा अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आ जाएं कि शुड वी रिवोक 18th अमेंडमेंट। सो द आंसर इज, एंड माय व्यू इज एब्सोल्युटली नो। यू शुड नॉट रिवोक 18th अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एलोकेशन का भी सोल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगा, वो हो सकता है 10th एनएससी अवार्ड के थ्रू। प्रोविंशियल इनकैपेसिटी का मैं आंसर दे चुका। रैशनलाइजेशन किस तरह करेंगे, यूनिफॉर्मिटी किस तरह करेंगे, उसका मैं आंसर दे चुका। कंसेंसस किस तरह डेवलप करेंगे, उसका हम आंसर दे चुके। हम आपको तमाम चीजों का आंसर दे चुके, तो कोई वजह नहीं बनती 18 अमेंडमेंट में रिवोक करने में, ठीक है ना। तो आप रिवोक नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या क्या होगा जरा वो देखते हैं। फेडरेशन वीकन हो जाएगी। प्रोविंशियल और नेशनलिस्टिक फोर्सेस को आप अगेन मौका देंगे कि वो नेशनल यूनिटी को हर्ट करें। इंटर प्रोविंशियल एंड सेंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट इंक्रीज हो जाएंगे। और जो वो तमाम अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस या अनडेमोक्रेटिक एक्शन जो कि हमने यहाँ पर 18 अमेंडमेंट में जिनके हमने गेट्स क्लोज कर दिए थे, आर्टिकल 6 का एक्सपेंड करके या गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स की पावर्स को कर्टेल करके, वो फिर यहाँ पर दोबारा वो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होना शुरू हो जाएंगी। यानी आपकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या आपकी जो इमेच्योर डेमोक्रेसी है वो मजीद वीकन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते। इट्स अ बिग रिस्क ऑफ रिवोकिंग 18 अमेंडमेंट। अगर आपने 18 अमेंडमेंट को रिवोक किया, इट्स अ बिग रिस्क। आपकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वीकन हो जाएगा, फेडरेशन वीकन हो जाएगी। आपने एक कंसेंसस से एक अमेंडमेंट पास की, ऐसी अमेंडमेंट जिसपे एक नेगेटिव वोट भी नहीं था, तो आप जो है वो किस तरह एक रिवोक कर सकते हैं 18 अमेंडमेंट को। और वो उसमें इतने अच्छे पॉइंट्स हैं जिसने आपकी फेडरेशन को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया, डेमोक्रेसी को बूस्टर किया, आपकी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के गेट्स बंद किए। तो अगर आप इसको रिवोक करेंगे तो आप बेसिकली ट्रिगरिंग अ पॉलिटिकल chaos इन योर ओन कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ द फिजिकल क्राइसिस। और फिजिकल क्राइसिस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा जिसके थ्रू हो सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स देखें जो मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। फॉर एग्जांपल रजा रब्बानी का स्टेटमेंट है कि फेडरलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान। इफ एनीवन ट्राइज टू वीकन इट और टू डू अवे with it will bring unimaginable negative impact for the state of Pakistan। कि किसी ने अगर 18 अमेंडमेंट को रिवोक करने की कोशिश की तो इट विल ब्रिंग अनइमेजिनेबल नेगेटिव इम्पैक्ट। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि मैं कोई 3-4 दफा दोहरा चुका हूँ। Again, एक और quotation, if you revoke 18th amendment, you will basically alienate the provincial and undermine the federation by putting federating units against the center। वो जो आपने relations improve किए थे center और provinces के, वो again आप जो है वो खत्म कर देंगे और you are basically putting federation units against the center अगर आप इस amendment को revoke करेंगे तो आपको बिल्कुल amendment जी revoke नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये तमाम arguments, और हमें अपनी history को भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह जो है वो हमने अपने स्मॉलर प्रोविंसेस को एलिनेट किया। और अगर आप ऑल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो उसके पीछे भी जो मेजर इशू था वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का था। यस, देयर वाज अदर इश्यूज लाइक लैंग्वेज, ज्योग्राफिकल रीजंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक्सटर्नल हैंड। बट अगर मेजर इशू की बात करें, मेजर कॉज की बात करें तो वो सेंस ऑफ डेप्रिविएशन था
अगर आप मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स की बात करें तो उसके बारे में बोला जाता है कि मुजीब 6 पॉइंट्स वाज वर द एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। वो एक एक्सट्रीम और रेडिकल स्टेटमेंट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का। तो अगर आप उस टाइम पर इस जैसी कोई अमेंडमेंट ले आते 50s में या 60s में, तो शायद पाकिस्तान को वो एक सैड और ब्लैक एपिसोड देखना नहीं पड़ता। तो आपको अपनी हिस्ट्री भी देखने में याद रखनी चाहिए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना होने की वजह से आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ी है। और अगर आप फिर आप इसकी तरफ जाते हैं तो इट विल ब्रिंग अनइमेजिनेबल नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप इसको रिवोक नहीं करें, कभी भी नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। यस, देयर आर सम डेफिशिएंसीज इन द 18 अमेंडमेंट, उसको हम कर सकते हैं, उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं, उसको मजीद एफिशिएंट कर सकते हैं, बट हमें कभी भी रिवोक की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट विल ब्रिंग डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? लास्ट हमारा सेशन इस लास्ट पार्ट हमारा इस सेशन का कि वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है ना? वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हमें करना चाहिए? अगर हम रिवोक भी ना करें तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए जी? एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ 18 अमेंडमेंट इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू अहमद बिलाल सूफी, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फील्ड एक्ट। ऑनेस्ट रिव्यू जरूरी है। आप एक डिबेट करें पार्लियामेंट में, एक कंसेंसस डेवलप करें, जो डेफिशिएंसीज हैं उसको डिबेट करें, उसको इफेक्टिव वे, एफिशिएंट वे में रिफॉर्म करें, इंस्टेड ऑफ कि आप एक डिबेट छोड़ दें कि हमें रिवोक करना है 18 अमेंडमेंट और हम 104 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हम लाए हम सारे के सारे रिवोक कर देंगे। ये एक डिजास्टर स्ट्रेटेजी है। आप उसको जो है वो रिव्यू करें और रिफॉर्म करें। क्या क्या सजेशंस हैं जी? एंड नाउ आई एम गिविंग रेमेडीज टू इंप्रूव द करंट इम्पास, करंट इन स्ट्राइफ बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, जो आप भी कोट कर सकते हैं कि हमारी सजेशंस क्या हैं जी। प्रोविंसेस के लिए हमारी ये सजेशंस हैं कि आप को जो फंड ट्रांसफर किए जा रहे हैं ये आप यूटिलाइज करें, लेकिन आप भी अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें और आप भी जो है वो सेंट्रल बजट में अपना रोल प्ले करें और आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें थ्रू सेल टैक्स के थ्रू, एग्रीकल्चर टैक्स के थ्रू, प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू, इनहेरेंट टैक्स के थ्रू आप भी अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें, ताकि ओवरऑल जो बजट है वो हमारा उसके अंदर एक इंक्रीमेंट आए और सेंटर के ऊपर से जो स्ट्रेस है वो कम हो। रैशनलाइजेशन ऑफ द पॉलिसीज में पॉइंट है कि प्रोविंसेस को चाहिए कि सीसीआई के अंदर रेडिकल स्टेप्स ना लें और कोशिश करें कि कंसेंसस डेवलप करें, कोशिश करें कि अपनी पॉलिसीज को सेंटर की पॉलिसीज के साथ सिंक्रोनाइज करें, ताकि एक कंसेंसस के साथ फैसला हो, यूनिफॉर्मिटी के साथ फैसला हो और कोई स्ट्राइफ पैदा ना हो। नेक्स्ट रेमेडी रेस्ट सजेशन टू द प्रोविंसेस, डिवॉल्व एंड डिसेंट्रलाइज द पावर। क्योंकि जो 140A कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में लिख दिया गया है कि टू डिवॉल्व एग्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस को चाहिए कि वो डिवॉल्व करें सही मायनों में, ठीक है ना? अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो और आप वाकई चाहते हैं कि जो इनकैपेसिटी वाला आर्गुमेंट है आपके ऊपर ना आए, तो अपनी लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। अगर आप अपनी लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे तो ओवरऑल जो है वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो जाएगी। Last point, bear some financial responsibility. It is the right, it is the duty of the provinces to share some financial stress of the capital of the center, चाहे वो फाटा मर्जर का इश्यू हो, चाहे वो डिफेंस का इश्यू हो या कोविड-19 क्राइसिस का इश्यू हो, तो सेंटर को चाहिए कि उसमें जो है वो अपना रोल प्ले करे और उसके अंदर जो है वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी करे, ताकि सेंटर के ऊपर से भी वो बर्डन खत्म हो जाए। कि सेंटर के लिए क्या सजेशंस हैं? सेंटर को चाहिए कि अपना टैक्स रिफॉर्म्स करे, अपना टैक्स नेट को इंक्रीज करे, ताकि जो फिस्कल क्राइसिस वाला पार्ट है या फिस्कल डेफिसिट वाला पार्ट है वो सेंटर प्रोविंसेस को ज्यादा पैसे देने की वजह से कम, बल्कि अपने टैक्स रिफॉर्म्स ना करने की वजह से वो फिस्कल डेफिसिट ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप IMF की रिपोर्ट्स पढ़ें या आप किसी और रिपोर्ट पढ़ें तो वो क्लियरली वहां पे मेंशन होता है कि पाकिस्तान हैज टू इंक्रीज इट्स टैक्स टू GDP रेशियो, द टैक्स नेट इन द कंट्री टू ओवरकम द फिस्कल डेफिसिट। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करना है तो आपको टैक्स रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे बनिस्बत आपको प्रोविंसेस को एलिगेशन या उसके क्रिटिसिज्म करें। पार्लियामेंट के लिए क्या है जी? पार्लियामेंट एक डिबेट करे जी नेशनल NFC अवार्ड के ऊपर। एक नया NFC अवार्ड आना चाहिए, 10th NFC अवार्ड। अनफॉर्चुनेटली 7th NFC अवार्ड के बाद से 8th एंड 9th NFC अवार्ड नहीं आ पाया। डिबेट हुई पर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया और 10th NFC अवार्ड पे डिबेट होनी चाहिए।
और अब करंटली पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर कोशिश भी कर रही है कि जो है वो 10th एनएफसी अवार्ड पे डिबेट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेंशन भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है नेशनल फाइनेंशियल कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है नेशनल फाइनेंस 10th एनएफसी अवार्ड के लिए, और उसमें कुछ पॉइंट्स भी इंक्रीज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर द फर्स्ट टाइम a new subject has been added to the list of discussion, suggesting that the center wants the provinces to bear some additional fiscal responsibilities। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सजेशन है कि एनएफसी अवार्ड में अब ये पॉइंट भी डाल दिया जाएगा, उस पर कोशिश की जाएगी कि प्रोविंसेस भी कुछ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन शेयर करें, चाहे वो डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे वो डेट ऑब्लिगेशन हो, चाहे वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट हो, चाहे वो फाटा मर्जर के ऊपर हो, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है। तो आप पार्लियामेंट में डिबेट कराएं और कोशिश करें कि न्यू इम्प्रूव एनएफसी अवार्ड जो है वो डिस्कस हो, बनिस्बत इसके कि आप जो है उसको रिवोक कर दें। आप कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करें 18 अमेंडमेंट के ऊपर, एक थॉरो डिस्कशन करें पार्लियामेंट के ऊपर, और इस तरह जो है वो आप एक कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली द रेमेडीज कि हम क्या रिवोक करें। जी बिल्कुल रिवोक नहीं करेंगे, इंप्रूव करेंगे। किस तरह इंप्रूव करेंगे? दिस इज द सजेशन फॉर द प्रोविंसेस and this is the suggestion for the center and this is the suggestion and for the parliament of the Pakistan कि किस तरह 18 अमेंडमेंट को इंप्रूव करें मजीद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे के अंदर। जी हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आप इस ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यह है कि 18th अमेंडमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी and the dream of the true federation. Though it is not ideal, yet it is irrational step to revoke it. The only available option is to improve it through necessary reforms. The consensus will have to evolve through negotiations. Instead, it could be manufactured through repression. आपने इसको इम्प्रूव करना है, रिफॉर्म करना है थ्रू कंसेंसस, बट कोई मैन्युफैक्चर्ड रिप्रेशन के थ्रू नहीं, कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू रिफॉर्म नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ट्रिगर कर देंगे पॉलिटिकल कियोस इन पाकिस्तान। सो बेसिकली दिस इज द होल डिबेट अबाउट 18 अमेंडमेंट। अगर हम अपने पहली स्लाइड के ऊपर दोबारा चले जाएं तो मैंने इन तमाम आंसर्स की कोशिश की कि मैं ये तमाम आंसर्स आपको दे दूं, और मैं तमाम आंसर्स को मैंने जो है कोशिश की आपको बताने के लिए। अच्छा, सरप्राइज क्या था? गेट रेडी फॉर अनदर इंटरेस्टिंग सेशन टॉपिक कि डू वी नीड न्यू प्रोमिसेस इन पाकिस्तान। ये आपके लिए एक सरप्राइज था कि हम इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे कि गेट रेडी फॉर अनदर इंटरेस्टिंग सेशन, और उसका टॉपिक जो है वो डू वी नीड न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान और नॉट। लेकिन ये जब मैं सेशन करूंगा, इसका डेट एंड टाइम जब अनाउंस करूंगा, जब आप जो है वो मुझे 18 अमेंडमेंट के सेशन का फीडबैक देंगे, और मैं देखूंगा कि 18 अमेंडमेंट का सेशन का जो है वो फीडबैक कैसा रहा। ठीक है, so this is all about the session of 18th amendment. I try my best to make this session interesting for you. मैंने I try my best to make this session interesting for you. मैंने बहुत कोशिश की कि इस सेशन को एक आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाए और आपको हेल्प की जाए कि आप अंडरस्टैंड कर पाए 18th अमेंडमेंट को क्रिटिकली, क्योंकि ये बहुत बोलना आसान है कि रिवोक कर दिया जाए या रिवोक नहीं किया जाए, बट इट इज डिफिकल्ट कि आप एक रैशनल आर्गुमेंट बिल्ड करें और उस रैशनल आर्गुमेंट को अपने लॉजिकल प्रूफ्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ सब्सटेंशिएट करें। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली आप इसका फीडबैक भी दें। And thank you for joining me for this session. If you want the slides of this lecture, kindly message me or WhatsApp me on my number, जो कि मेरे Facebook पेज के ऊपर भी मेंशन है, या मैं पोस्ट के थ्रू भी मेंशन कर दूंगा। आप मुझे मेंशन करें अपना नेम, और मैं आपके साथ ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नहीं, आपके साथ जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। And if you have any other questions regarding this section of 18th amendment, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे क्वेश्चन भेज के कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थोड़ा देर लगती है, कभी कभार मैं बिजी होता, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।
ठीक है ना। तो दिस इज इट, दिस इज फॉर टुडेज सेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट। होप यू विल लाइक इट। और इंशाल्लाह आप जो है अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर एग्जाम में या ऐसे के अंदर, तो आप जो है वो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। So this is it for today's session. Take care. Allah Hafiz. And thank you. And give me feedback so that मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक नया सेशन अरेंज कर पाऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।